तो बेटा लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था? सुप्रभात, है ना। लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था बेटा अपन ने? सेकेंडरी का तो स्टार्ट हो गई थी। ठीक। डाइकॉट स्टैम। और हम कौन सी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे बेटा? स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। और उसमें हमने कौन सा कैम्बियम देखा था? वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम में देखा था हमने, और लेटरल मेरिस्टेम में देखा था। वेरी गुड। इंटर प्लस इंट्रा को क्या बोल रहे हैं हम? वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हम देख चुके, और इसके पहले हमने, इसके बाद हमने देखा था एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आपको याद है, वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन ज्यादा होता है और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कम होता है। ठीक है बेटा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट सब कुछ क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी? ओके, क्लियर है। नो सर, नहीं। ठीक है। और आज हम देखते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग, ठीक है। इसको हमको देखना है, एनुअल रिंग क्या होती है। एनुअल रिंग। अब हमको ये ध्यान रखना है बेटा, फर्स्ट पॉइंट तो यही है, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन किससे होता है? वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, इसको ध्यान रखना है। वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से ही किसका फॉर्मेशन होता है? किसका होता है बेटा? एनुअल रिंग आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट देखिए, हमने लास्ट क्लास में जब एक्टिविटी पढ़ रहे थे यहां पर, है ना बेटा, हमने कहा था कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर ज्यादा होती है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन मोर फॉर्म, है ना। और इसका रीजन हमने बोला था कि हार्मोन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हार्मोन्स कौन से थे? साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। और आपको पता है इस इफेक्ट को हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, बोल सकते हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम आल्सो अफेक्टेड बाय फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है। लेकिन एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे? एक्टिविटी पर एनवायरमेंटल फैक्टर के इफेक्ट से क्या बनती है? एनुअल रिंग्स। ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, affected by physiological factor and also affected by environmental factor. Due to environmental factor, annual rings are formed. मॉड्यूल में एक डार्क लाइन लिखी हुई है, उसको टिक करें। लिखा हुआ एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, मिल गया बेटा? यस, इसको टिक करें। कंट्रोल बाय मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि वेस्कुलर कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, सॉरी, एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हुआ कि किस प्रकार के इफेक्ट से एनुअल रिंग्स बनती है? एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम आल्सो इफेक्ट जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। यहां पर हमने देखा था ये कौन सा इफेक्ट हो गया बेटा? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया बेटा। और एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन देखें तो किस
प्रोसेस से होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हमको ध्यान रखना है कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी पर फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना है, एनवायरमेंटल फैक्टर के इफेक्ट से एनुअल रिंग्स बनती है। ये एनुअल रिंग्स एक छोटा सा टॉपिक है, बट कई बार इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल रीजन से कई सारे रीजन बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन, पढ़े ना बेटा आपने? तो फिर जो टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन के जो प्लांट होते हैं बेटा, इन प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्लियर या फिर क्या बोले हैं, डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर एनुअल रिंग्स आर फाउंड इन द प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन, क्योंकि टेम्परेट रीजन में एनवायरमेंटल कंडीशन थ्रू आउट ईयर एक जैसी नहीं होती, चेंज होती है, इसलिए सबसे ज्यादा क्लियर एनुअल रिंग्स बनेगी टेम्परेट रीजन के प्लांट में। ठीक है, अब इंडिया कौन से रीजन में आता है? ठीक है, तो इंडिया में जितने प्लांट्स होते हैं कंपैरेटिवली टेम्परेट जोन से एनुअल रिंग्स क्लियर नहीं बनती, सबसे ज्यादा क्लियर कहां बनती है? टेम्परेट जोन में। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्टिविटी का इंपैक्ट कैसे होता है। छोटा सा एक फ्लो चार्ट, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी पर क्लाइमेटिक फैक्टर का इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी इफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर। अब देखिए, सबसे पहले देखिए प्लांट पे स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन। तो स्प्रिंग सीजन में वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन वेस्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव, मोर एक्टिव। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम लेस एक्टिव। विंटर में तो सबकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? सबकी एक्टिविटी विंटर में कैसी होती हो जाती है ना? हाँ, हम भी बहुत जल्दी बिस्तर में घुस जाते हैं ना। तो प्लांट की एक्टिविटी मतलब वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी भी कम हो गई, तो मोर एक्टिव है और लेस एक्टिव। स्प्रिंग सीजन प्लांट के लिए फेवरेबल टाइम पीरियड होता है। अब हमने बेटा सेकेंडरी जाइलम को क्या बोला था? वुड बोला था बेटा। तो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन जो भी सेकेंडरी जाइलम बनता है, ठीक है, उस सेकेंडरी जाइलम को क्या बोलेंगे बेटा? स्प्रिंग वुड। ठीक है, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, ठीक है, secondary xylem form and that type of secondary xylem is called spring wood. Similar in winter season में जो भी सेकेंडरी जाइलम बनेगा, विंटर सीजन में जो भी सेकेंडरी जाइलम बनेगा उसको क्या बोलेंगे? यस, ऑटम या फिर विंटर वुड। ठीक है, ऑटम ऑब्लिक। अब बात क्लियर हो गई, वुड वुड आया है तो डेफिनेटली यहाँ सेकेंडरी जाइलम ही है। फिर आगे चलते हैं बेटा, कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा है, मोर एक्टिव, और यहाँ लेस एक्टिव। तो जब मोर एक्टिव है तो उसका रिजल्ट क्या हो गया? जो जाइलम एलिमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है बेटा? वेसल्स। वेसल्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, लार्ज ल्यूमन वाली बनेंगी। ऐसी जो वेसल्स हैं, ल्यूमन है वो कैसी है बेटा? वाइड है। ठीक है, तो ड्यू टू मोर एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, लार्ज जाइलम एलिमेंट आर फॉर्म। ठीक है, और इन वेसल्स की ल्यूमन कैसी होगी? वाइड होगी। अब ड्यू टू लेस एक्टिविटी,
इसकी एक्टिविटी कम है, तो इस टाइम पर जो जाइलम की वेसल्स बन रही हैं, देखिए बेटा ये क्या है, वेसल्स, और इनकी जो ल्यूमन है वो ल्यूमन कैसी है बेटा, नैरो है, नैरो ल्यूमन वाली जाइलम की वेसल्स बन रही है। क्लियर हो गया? तो जाइलम के एलिमेंट में अगर ल्यूमन लार्ज है तो देखो लिग्निफाइड वॉल दूर दूर हो गई। हम अगर ऐसे ही देखें उल्टा, ल्यूमन ब्रॉड है तो लिग्निफाइड वॉल दूर दूर हो गई, उनके बीच में स्पेस ज्यादा है। लिग्निफाइड वॉल यहां पर क्या हो गई, पास पास हो गई, क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम है। तो डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा कहां होगी, यहां होगी। तो इस कंडीशन में जाइलम एलिमेंट की डेंसिटी कैसी होगी बेटा, हाई होगी। यहां लिख सकते हैं हम डेंसिटी हाई, और यहां डेंसिटी कैसी होगी बेटा, जाइलम एलिमेंट की लो होगी। डेंसिटी कम है और डेंसिटी यहां ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा है तो फिर इस वुड का कलर कैसा दिखेगा, डार्क। इस वुड का कलर कैसा दिखेगा, लाइट। ये लाइट और डार्क जो बैंड बन जाते हैं, इन्हीं को क्या बोल देते हैं, एनुअल रिंग। अब यहां पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना के देखें। आपको पता है 1 ईयर में 1 टाइम स्प्रिंग आती है, 1 टाइम विंटर आती है। तो 1 ईयर में एक तो लाइट बैंड बनेगा, 1 ईयर में एक डार्क बैंड बनेगा। ठीक है, देखते हैं ये एक स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, स्प्रिंग पहले आता है, ठीक है, और विंटर बाद में आता है। तो इसका मतलब पहले कौन सा बैंड बन गया, लाइट बैंड। देखिए ये लाइट बैंड बन गया, पूरे स्टेम में कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में लाइट कलर का बैंड बन गया। और दूसरा बैंड कौन सा बनेगा, डार्क बैंड। ये बैंड का मतलब वो बैंड बाजे क्या है, कंसेंट्रिक रिंग। देखिए आप, तो पूरे प्लांट में सर्कुलर वे में कंसेंट्रिक रिंग बन गई। ठीक है, और इन कंसेंट्रिक रिंग को यहां से देखिए, इसको क्या बोला है, लाइट बैंड। ठीक है, ये लाइट बैंड है, और ये क्या है बेटा, डार्क बैंड। लाइट और डार्क बैंड दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग। और इस एनुअल वर्ड और आता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ रिंग। कभी आपने वुड वुड फर्नीचर देखे, और उस पे जब पॉलिश होती है तो शेडेड एरिया आपको दिखता है, दिखता है ना, वो लाइट और डार्क और लाइट और डार्क, एग्जैक्टली वो क्या है, एनुअल रिंग्स। और उसी के कारण वुडन पैटर्न बन गया। इसलिए आजकल कहीं पर भी आप सनमाइका वगैरह देखने जाते हैं तो वुडन पैटर्न, वो ऐसे देखो, वो भी लाइट एंड डार्क शेडेड दिख रहे हैं, यहाँ भी लाइट एंड डार्क शेडेड दिख रहे हैं ना। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी पर ऐसा इफेक्ट होने से ऐसे लाइट और डार्क एरियाज बन जाते हैं, और ये पूरी एक कंसेंट्रिक रिंग है। इन दोनों कंसेप्ट क्या बोलते हैं हम, एनुअल रिंग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लाइट एंड डार्क दोनों अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग हो गई। अब देखिए इसके बाद कौन सी रिंग आ गई, लाइट। ठीक है, और फिर कौन सी है, डार्क। तो पूरी प्लांट बॉडी में लाइट और कंसेंट्रिक रिंग बन जाती है, इन्हीं को क्या बोल देते हैं, एनुअल रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, एनुअल रिंग। तो हमको ध्यान रखना है, लाइट एंड डार्क कंसेंट्रिक रिंग, एनुअल रिंग, जरूर ध्यान रखें आप। हम बोल सकते हैं डार्क कंसेंट्रिक रिंग प्लस लाइट कंसेंट्रिक रिंग, बोथ कंबाइंडली आर कॉल्ड एनुअल रिंग। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब पहले कौन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। तो फिर इस स्प्रिंग वुड के लिए हम एक बात और बोल सकते हैं, स्प्रिंग वुड को क्या बोल सकते हैं, अर्ली वुड। और ऑटम वुड को क्या बोल सकते हैं बेटा, लेट वुड। अब थोड़ा सा अगर इस फ्लो चार्ट को ध्यान रखेंगे
तो हमको बहुत क्लियर है कि अर्ली वुड लाइट होगी और लेट वुड डार्क होगी। ये लाइट और डार्क का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऑटम सीजन में जो वुड बन रहा है उसको हम ऑटम वुड या विंटर वुड बोल रहे हैं। यहां पर जाइलम हाई होगी और कलर डार्क होगा। स्प्रिंग सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा उसको स्प्रिंग वुड बोलेंगे या अर्ली वुड बोलेंगे। इस ड्यूरेशन में जो जाइलम बनेगा उसमें की वेसल्स का ल्यूमन ब्रॉड है, तो यहाँ डेंसिटी लो होगी और कलर कैसा होगा, लाइट। तो वन रिंग लाइट और वन रिंग डार्क, इन दोनों कंसेप्ट क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स। ठीक है, 1 ईयर में 1 एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन हो। 1 रिंग 1 एनुअल रिंग्स, 1 एनुअल रिंग्स में 1 लाइट और 1 डार्क। तो फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 लाइट रिंग और 1 डार्क रिंग। जो भी काम एक साल में एक बार हो रहा है वो किससे रिलेटेड हो जाता है, एज से। इसलिए हम प्लांट में एनुअल रिंग्स को काउंट करके उसकी एज को डिटरमाइन, क्योंकि 1 ईयर में 1 एनुअल रिंग्स बन रही है। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मॉड्यूल में देखें क्रोनोलॉजी, अंडरलाइन करें, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, दैट इज कॉल्ड इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये हम थियोरटिकल बोल देते हैं बेटा, लेकिन प्रैक्टिकली करेक्ट एज को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट बॉडी में बहुत सारी फॉल्स रिंग भी बन जाती है बेटा। इसलिए एग्जैक्ट एज का डिटर्मिनेशन एनुअल रिंग से नहीं हो सकता, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान हो सकता है। ठीक है, तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि करेक्ट एज डिटर्मिनेशन नहीं होता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स रिंग, फॉल्स रिंग के फॉर्मेशन इन सारी फॉल्स रिंग बन जाती है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं करेक्ट एज डिटर्मिनेशन नहीं होता। अब कोई प्लांट है और इस प्लांट में ये इसका बेस पार्ट है। ठीक है, जब हम बेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है सबसे ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ बेस में ही होती है। जब हम बेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ भी कम हो रही है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ कम हो रही है तो एनुअल रिंग्स का नंबर भी कम होगा। तो जब हम बेस से, ये हो गया बेस और ये हो गया अपेक्स, टू अपेक्स जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ एनुअल रिंग, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ जो रिंग है उसका नंबर कैसा होगा, कम होगा। तो मैक्सिमम एनुअल रिंग्स आर फाउंड एट द बेस ऑफ स्टेम। तो अगर हमको डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग एज का डिटर्मिनेशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से प्लांट को कट कर देंगे। लेकिन आपको पता है जब यहां से हमने प्लांट को कट कर दिया तो प्लांट की डेथ हो गई, तो लॉस होता है प्लांट का, है ना। प्लांट का लॉस होता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना। कोविड में सब एग्जैक्टली सब ज्यादा लोग क्यों डेथ हुई थी, ऑक्सीजन की कमी। तो ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई। तो फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है कि बेस से एक पतली सी स्लाइस प्लांट कट जाती है और इस स्लाइस को बाहर निकाल दिया, ये देखें, और यहां पर जो भी रिंग्स दिख रही है उनको काउंट कर लिया, और काउंट करके इस पतली सी स्लाइस को वापस से फिट कर दिया, ये लीजिए, और ये वापस से क्या है, फ्यूज हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब प्लांट का लॉस नहीं होगा। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ब्रोरर। देखे मॉड्यूल में, यहीं पे पढ़े और यहीं पर भूल जाए,
पिछले 10 साल से इंक्रीमेंट ब्रोअर के बारे में क्वेश्चन नहीं आया है और आने वाले 10 साल तक भी नहीं आएगा, लेकिन डेंड्रोक्रोनोलॉजी आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है बेटा, हाँ ना तो बोल दिया करो। हाँ वेरी गुड। तो प्लांट को तो हमको बचाना ही है बेटा, क्योंकि प्लांट है तो हम है ना। प्लांट ही चल जाएंगे तो बॉटनी कौन पढ़ेगा। हाँ ये भी बड़ी समस्या है, तो इसलिए इसको बचा के रखें। एक आप ट्री को देखते हैं तो वो कौन कौन सी ग्रोथ कर रहा है, प्राइमरी ग्रोथ भी करता है और सेकेंडरी ग्रोथ भी करता है। ठीक है, अब हमने यहां पर ये लिखा है कि टेम्परेट रीजन के प्लांट में सबसे ज्यादा क्लियर एनुअल रिंग्स बनती है ना बेटा, क्योंकि वहां का वेदर क्लाइमेट कंडीशन थ्रू आउट ईयर एक जैसा नहीं होता। अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया आपको पता है कौन से रीजन में आता है, सब ट्रॉपिकल। लेकिन इंडिया में तो सारे वेदर मिलते हैं, हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा। उसके बावजूद भी एनुअल रिंग्स इंडिया के जो प्लांट है उसमें क्लियर नहीं बनती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लियर नहीं बनती तो क्या होता है कि वो डार्क और लाइट दिखता नहीं है। क्लियर का मतलब ये, लाइट और डार्क दिखेगा तो क्लियर है। अब सोचिए कि इंडिया में तो विंटर का जो टाइम पीरियड है 2 महीने के लिए आता है। अब सर्दियां अगर 2 महीने के लिए आ रही हैं तो डार्क बैंड बहुत कम, मतलब डार्क बैंड कम होगा। जब डार्क बैंड ही कम होगा तो लाइट बैंड कैसे दिखेगा। सोचिए आप, जब डार्क बैंड थोड़ा सा है तो उसके कंपैरिजन में लाइट बैंड आपको क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरा डार्क कलर आया ही नहीं है, तो क्लियर एनुअल रिंग्स नहीं बनती। ऐसा नहीं कि नहीं बनती। अब आप देखें, अभी युद्ध चल रहा है कहाँ, यूक्रेन में। समाचार आते हैं टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। पढ़ते हो ना कभी कभी, ठंड में स्टूडेंट की कहानियां पढ़ते हो, बेचारे रोड पे पोलैंड की बाउंड्री पे ठंड में 2-2 रात खड़े रहे। सुना ना, हाँ तो बोल दो। तो पूरा यूरोप जो है वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां विंटर टाइम पीरियड बड़ा होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए सर्दियां होती है। टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं। और इसीलिए जब सर्दियां बहुत लंबे टाइम के लिए होती हैं तो डार्क बैंड ज्यादा अच्छा ब्रॉड होता है। जब ब्रॉड होगा तो हमको लाइट तो अच्छे से दिखेगा सही, हाँ या ना। तो फिर क्लियर एनुअल रिंग्स कहां बनेगी, टेम्परेट रीजन। अब इंडिया में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हिमालय रीजन में मिलते हैं, हिमालय है ना बेटा। और लोग वहां जाते हैं गर्मी में भी ठंड का आनंद के लिए, हिल स्टेशन जिसको बोलते हैं, हाँ ना तो बोल दो। शिमला, नैनीताल है ना बेटा, और भी बहुत सारे हिल स्टेशन है, कुल्लू मनाली है ना बेटा, दार्जिलिंग है ना बेटा। अब वहां पर क्या होता है, सर्दियां होती है तो वहां पर विंटर टाइम पीरियड का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो वहां पर जो प्लांट है वो कैसा एटमोस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेट जोन जैसा। इसलिए कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर जो प्लांट है उनमें एनुअल रिंग्स क्लियर बनती है। मॉड्यूल में देखिए पॉइंट लिखा हुआ नीचे नीचे, नैनीताल आपको दिख रहा है, बाकी और कुछ दिखे नहीं दिखे, दिख रहा है ना। चलिए और कोई पॉइंट हम आगे बढ़ते जाते हैं। फिर हम अपने और चीजें पर आते हैं। कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया जिसको सीशोर एरिया भी बोलते हैं, समुद्र के आसपास। देखा ना आपने, मुंबई, भुवनेश्वर, हाँ गोवा, गोवा गोवा है ना बेटा, और भी बहुत है ना। और भी चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई में बीच है तो सही है ना बेटा। वहां पर क्या होता है, पूरे साल एक जैसा एटमोस्फेयर रहता है। तो फिर जब एटमोस्फेयर कंडीशन एक जैसी है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो फिर वहां एनुअल रिंग्स क्लियर नहीं बनेगी। डेजर्ट में जाएं, डेजर्ट रेगिस्तान में, वहां दिन में उतनी ही गर्मी हो जाती है और ठंड में उतना ही, मतलब रात में उतना ही ठंडा हो जाता है। चाहे गर्मियों में जाए चाहे सर्दियों में जाए, चाहे बारिश तो बहुत कम होती है, होती नहीं है। तो फिर वहां पर भी एनुअल रिंग्स क्लियर नहीं बनती। इसलिए तो राजस्थान में जैसलमेर डेजर्ट है। देखा टूरिस्ट कब जाते हैं हम, सर्दियों में जाते हैं, क्योंकि धूप अच्छी मिलती है ना। कि आपने सुना कि जून में कहां पर घूमने गए, जैसलमेर तो खुद ही डार्क बैंड बन के आ जाएंगे फिर आपको यहाँ के लोगों के साथ बैठोगे तो क्लियर लाइट और डार्क कलर दिख रहा है
तो क्लियर लाइट और डार्क बैंड दिख जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना बेटा। तो मुझे लगता है आप अगर कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो समय को जरूर ध्यान रखिएगा ना बेटा। और कहाँ देखे हम मॉडल में, और देखे कुछ पॉइंट पढ़ लिया बेटा। आप देखिए दो तरीके के प्लांट होते हैं, कुछ तो पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीफ को गिरा देते हैं, है ना बेटा, गिराते हमेशा रखते हैं। तो पहले जो गिरा देते हैं उनको बोलते हैं डेसिडुअस, और जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उसको बोलते हैं एवरग्रीन। तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर का इफेक्ट किस पर ज्यादा होगा? डेसिडुअस पे, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीफ को गिरा दिया। तो फिर एनुअल रिंग्स ज्यादा किन में बनेंगी? डेसिडुअस, क्योंकि एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन आपको पता है ड्यू टू यस एटमॉस्फेरिक फैक्टर। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। छोड़िए, लेकिन पॉइंट नंबर 11 को स्टार मार्क करें और 2 स्टार लगा देंगे, 3 लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 11 को, क्योंकि लिखा हुआ है एनुअल रिंग्स एग्जैक्टली होती क्या है? क्या होती है? अरे सेकेंडरी जाइलम होता है ना बेटा। देखो ना यहाँ क्या लिख रखा है, वुड, और ये वुड। और देखो यहाँ हमने लिखा है ये लाइट बैंड। मैं और क्लियर कर देता हूं बेटा, डार्क बैंड, डार्क बैंड को क्या बोला है? बोला है ना। और लाइट वुड को क्या, लाइट बैंड को क्या बोला है? स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग है, बसंत, स्प्रिंग को बोलते हैं बसंत। तो फिर एनुअल रिंग्स हैं क्या? कौन सा जाइलम? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, लेकिन आपको पता है, बालिकाओं कुछ पता है आपको? क्या पता है? जो मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसा मजाक मत करा करो। क्या पता है? हाँ, क्या पता है? मैं आपको एनाटॉमी पढ़ा रहा हूं और मेरे बाल कब है? अरे वेस्कुलर कैम्बियम में रे इनिशियल सेल भी तो थी, उनसे मेडुलरी रेस भी तो बन रही थी, और वो मेडुलरी फ्लोएम को क्रॉस कर रही थी ना, तो इनको जाइलम रे भी बोलेंगे ना। तो ये भी किसका पार्ट है? एनुअल रिंग का। किसका पार्ट है? अब पढ़ो पॉइंट नंबर 11। हाँ, पढ़ लिया। अब आपसे कोई पूछे एनुअल रिंग्स क्या है, तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम का कोई आता पता? सेकेंडरी फ्लोएम का कोई आता पता? क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम में लिग्निफिकेशन होता ही नहीं है, वहां पर लाइट और डार्क बैंड दिखेगा ही नहीं, हाँ या ना। इसलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए एक बार मॉड्यूल के सारे पॉइंट्स को सरसरी निगाहों से देख लें। सरसरी निगाहें कौन सी होती हैं? नहीं दिखा? देख फटाफट देख, फिर पता लगेगा सरसरी निगाहें कौन सी होती है। पन्ने पन्ने हो गए हैं किताबों के। हाँ, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपने मॉड्यूल को इतने पढ़ा कि एक एक पन्ना अलग अलग हो गया। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप मुझे बुराई के इसकी पेस्टिंग सही नहीं है और इसलिए पेज अलग अलग, मैं ये सुनने के लिए थोड़ी बोला। मैंने तो आपकी तारीफ करी कि आपने इतना अच्छा पढ़ा कि एक एक पन्ना अलग हो गया। कुछ स्टूडेंट को नई नई बुक्स परचेस करने में बड़ा आनंद होता है ना बेटा, बड़ा। और उन बुक्स को अपने सामने जमा के रखेंगे, खोलेंगे नहीं, रखेंगे। उनको देख के इतना आनंद होता है कि मेरी बुक्स, हाँ उसपे इतनी सारी बुक्स है, मजा आ गया देख के, मोटिवेशन मिलता रहता है बिना पढ़े कि मैंने इतनी सारी बुक परचेज कर रखी है। जो बुक्स पढ़ता है ना बेटा, उस बुक को आप देखें, एक एक पेज दिख जाता है बाहर से कि हाँ इस बुक को कितनी बार खोला गया है ना बेटा। और जो नहीं खोलता उसकी बुक दिख जाती है कि इस बुक को बहुत कम बार खोला गया है ना बेटा। नहीं है मेरी ये, नहीं नहीं नहीं, यानी नई बुक का आनंद है ना। चले, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, हम भी छोटे थे तो जब दूसरी क्लास में जाते थे, मतलब आगे वाली क्लास में, तो स्टार्टिंग में जो है बुक्स लेके आते थे पूरा बंडल, और साथ में कवर भी होता। एक दिन तो सोते ही नहीं थे, रात को भी वो नई नई बुक्स है। चलिए
पढ़ लिया सबने? मैंने अच्छे से ध्यान से पढ़ने के लिए नहीं बोला था, सरसरी निगाहों से। इतनी देर थोड़ी लगाते हैं। हो गया? चलिए, अब मैं बातें क्या कर रहा हूं। एनुअल रिंग्स के बारे में आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बनती है, और सबसे क्लियर टेम्परेट रीजन में सबसे ज्यादा क्लियर बनेगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी जाइलम के बैंड है, जिनमें सेकेंडरी मेडुलरी रेस भी होती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? आगे चले, चलते हैं, रफ कर दे। अब आता है हार्टवुड और सैपवुड। सैपवुड ये हार्ड नहीं है, हर्ट है ना? हार्ट, हार्ट, हाँ हार्ट, चले हार्ट मान। सैपवुड। लाली मोबाइल बंद कर दे। पढ़ते टाइम मोबाइल दूर है ना बेटा? क्लास से पढ़ रही है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बस फोटो सेशन के लिए आप फोटो खींचते हो, उसके बाद बैग में डाल दिया है ना? क्योंकि मोबाइल सामने रहता है तो बार बार अरे व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आ गया। आ- आप सोचिए, पढ़ते टाइम हमारा अगर क्योंकि लगता है तो दिक्कत होती है ना, फिर अपना टाइम वेस्ट हो जाता है ना? फिर डॉक्टर कैसे बन पाएंगे? बहुत मुश्किल है डॉक्टर बनना। इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अपने आप को कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए उतना इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, है ना बेटा? क्योंकि मोबाइल वेस्ट ऑफ टाइम। आप देख लीजिए, आप कभी भी कोई सोशल साइट खोल के बैठते हैं, पता ही नहीं पड़ेगा। खाना खाने के बाद चलो थोड़ी सी वो देख लेते हैं एफबी, मालूम पड़ा 1 बज गए। हाँ, तो उसको ना देखें अभी, केवल आप, हाँ चले, टेक्नोलॉजी है उस, हमको अपडेट भी होना पड़ता है। ठीक है, हमारे लिए यूजफुल जितना है आप उसको यूज करें। आगे चलते हैं, हार्टवुड और सैपवुड। अब हम कौन सी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं? हार्टवुड। अरे कौन सी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं? अरे पढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। तो स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सा मेन कैम्बियम पढ़ रहे हैं? तो ये भी किससे बनेगा? वेरी गुड, है ना? यहाँ भी वुड और वुड लिखा हुआ है, भी कौन आएगा? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। एनवर लिंक्स भी क्या था? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब ये हमने ट्रांसफर सेक्शन में रेड कलर से ये सर्किल ड्रॉ किया है, क्या है ये? अरे वेस्कुलर कैम्बियम। पिछले पिछली क्लास में तो मैंने आपसे कहा था, जब सर्किल ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा? वेरी गुड। वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर क्या बनता है, बाहर क्या बनता है? लेकिन हमको अभी कंसीडर करना है क्या? वेरी गुड। वेस्कुलर कैम्बियम से ये एक रिंग किसकी बनी? सेकेंडरी जाइलम की। ठीक है बेटा, ये पहले वाला, क्योंकि लगातार बन रहा है ना अंदर, ये पहले थी, ये नई बनी है। अब नई बनेगी तो ये और अंदर चल जाएगी, तो ये सबसे पहले बन गई, ये उसके बाद बनी है, ये उसके बाद, मतलब सबसे नई कौन सी है? ये वाले। और बन गया, ये लीजिए, तो गया। तो धीरे धीरे जब सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन रेगुलर कंटिन्यूस हो रहा है, तो पहले बना हुआ सेकेंडरी जाइलम सेंटर में जाता जाएगा, हाँ या ना? वेरी गुड। तो क्या होता है कि जो पहले बना हुआ सेकेंडरी जाइलम है और इसके साथ साथ जो प्राइमरी जाइलम होता है, उनमें कुछ प्लांट बॉडी के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये सभी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जब डिपॉजिट हो जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम का जो सेंटर पोर्शन होता है वो कैसा हो जाता है? डार्क कलर का हो जाता है। दिख रहा होगा आपको, ब्लैक कलर से बना रहा हूं मैं,
ये डार्क कलर का हो गया, पहले बना हुआ सेकेंडरी जाइलम। तो फिर हमको दिख रहा है कि सेंटर पार्ट कैसा हो गया, डार्क, और कंपैरेटिवली पेरिफेरल पार्ट कैसा हो गया, लाइट। वेरी गुड। पहले तो आप ये समझें, इस सेंट्रल डार्क रीजन को, ये जो सेंट्रल डार्क रीजन को बोलेंगे हार्टवुड। यहां तक की बात क्लियर हुई। कंपैरेटिवली जो पेरिफेरल रीजन है, पेरिफेरल लाइट रीजन, और पेरिफेरल लाइट रीजन को क्या बोलेंगे, सैपवुड। सैपवुड। क्लियर हो गया बेटा? अरे हाँ तो बोल दो। तो पहला तो हमने देख लिया कि हार्टवुड और सैपवुड क्या है। फिर रिपीट कर रहा हूं, कंटिन्यूटी में जब सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, तो पहले बना हुआ सेकेंडरी जाइलम जो प्लांट बॉडी में सेंटर रीजन में आ गया है, वो डार्क कलर का हो। बहुत सारे मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि प्लांट बॉडी के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, जिन मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, वो सभी सब्सटेंस सेकेंडरी जाइलम की वेसल्स और ट्रैकिट्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं। मॉडल में देखिए बहुत सारे नाम लिखे हुए, लाइक एल्कलॉइड, एरोमेटिक कंपाउंड, टैनिन, रेजिन, गम, है ना बेटा, डिफरेंट ऑयल्स। ये सभी प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट है, और वो सभी वेस्ट प्रोडक्ट यहां पर एक्युमुलेट हो गए। अब उनके एक्युमुलेशन से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा स्टिफनेस बढ़ गई, कठोरता बढ़ गई, और इसलिए सेंट्रल रीजन को हमने क्या बोला, हार्टवुड। ये प्लांट बॉडी का एक सेंटर रीजन हो गया। कंपैरेटिवली जो पेरिफेरल पार्ट है वो कैसा है, लाइट है, उसको बोलेंगे सैपवुड। ठीक है। अब देखिए यहां तो सारी पाइपलाइन ब्लॉक हो गई। जब पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है तो फिर पानी नहीं आता, है ना। गढ़ की कोई पानी बाहर जाने वाली पाइपलाइन ब्लॉक हो गई तो पानी बाहर नहीं जाएगा, फिर पानी घर में बढ़ने लग जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ की सारी पाइपलाइन ब्लॉक हो गई। पाइपलाइन कौन था, वेसल्स और ट्रैकेट्स भी थी। तो फिर क्या कंडक्शन होगा क्या, तो फिर इनसे कभी भी कंडक्शन नहीं होता, नो कंडक्शन। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है, हार्टवुड कभी भी कंडक्शन नहीं करती। एक रीजन तो आपको पता लग गया, ड्यू टू accumulation ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन देयर ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ वेसल्स एंड ल्यूमन ऑफ ट्रैकेट्स। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये भी है, ये क्या है बेटा, ऐसे हम बना रहे हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स की अंदर जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन। और कि यहाँ पर पिट्स होते हैं, और ये पेरेन्काइमा सेल्स है ना बेटा, ये पिट्स होते हैं, ये पेरेन्काइमा जाइलम से रिलेटेड। तो क्या होता है, ये पेरेन्काइमा सेल्स अंदर की तरफ आउटग्रोथ कर लेती है, और इसके आउटग्रोथ होने से कैविटी में बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं। ये आउटग्रोथ है, या फिर हम इनग्रोथ भी बोल सकते हैं। हम तो इसको एक्सटेंशन ही बोल सकते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स एक्सटेंड हो गई और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं टाइलोसस। ठीक है। ये तो बिल्कुल उसकी तरह हो गया कि एक नाली में बॉल फंस गई। कई बार होता है ना, बच्चे बॉल खेलते हैं छोटी, और वो कहीं बार घर की जो नाली है उसमें ब्लॉक हो गई, बिल्कुल उसकी तरह। तो फिर अब इस कंडीशन में भी कंडक्शन नहीं होगा। तो दो रीजन है हार्टवुड कंडक्शन नहीं करती। फर्स्ट तो डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपॉजिट हो गए, और सेकंड क्या था, फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस। एनसीईआरटी में कहीं पर भी टाइलोसिस वर्ड नहीं है, लेकिन 2019 या 20 में नीट में क्वेश्चन आया था टाइलोसिस के बारे में। ठीक है। तो जरूर ध्यान रखें, मॉड्यूल में देखें, वुड डज नॉट कंडक्शन ड्यू टू, दो रीजन है, दोनों को टिक करें, क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट है। तो डुरामन भी बोलते हैं बेटा, डुरामन। आपको पता है डुरामन वर्ड किससे आया है, स्टिफनेस, ड्यूरेबिलिटी। कोई चीज हम लेने जाते हैं तो कितना चलेगी हम बोलते हैं शॉपकीपर से, इसका मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, डुरामन। क्योंकि एक तो प्रेशर पड़ रहा है सेकेंडरी जाइलम का नया, तो फिर अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होगा वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा,
क्योंकि उतना प्रेशर पड़ रहा है, स्टिफनेस तो अंदर होगी सही, और साथ में जो वेसल्स और ट्रैकेट्स में थोड़ी बहुत ल्यूमन है वो भी पूरी तरह से भरी हुई है, तो बहुत ज्यादा स्टिफ होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डुरामन। आपको पता है कि जब हम वुड को यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, तो कौन सी वुड होती है? वो हार्टवुड होती है, वो हार्टवुड ही होती है। इसलिए जहां पर वुड बनती है वहां जो बड़े बड़े ट्री के जो ट्रंक्स हैं उनको बाहर से पेरिफेरल कट कर देते हैं, सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसी को यूज करते हैं, ठीक है। और कई प्लांट की वुड तो इतनी स्टिफ होती है कि आप अगर उसमें नेल कील ठोकेंगे ना तो भी, सुना होगा आपने, बबूल प्लांट की वुड बहुत हार्ड होती है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो वुड है बेस्ट क्वालिटी की वुड होती है, क्योंकि केमिकल्स यहाँ डिपॉजिट हुए हैं। कुछ केमिकल्स तो एंटी फंजाई, एंटी फंगल प्रॉपर्टी के होते हैं, कुछ एंटी बैक्टीरियल होते हैं, कुछ एंटी टर्माइट होते हैं। वुड की सबसे बड़ी एनिमी कौन है? दीमक, है ना बेटा। वुड को खा जाती है, और क्यों खाती है? क्योंकि उसके क्रॉप में एक प्रोटोजोआन, वही तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, हाँ या ना। से भी बचाना है वुड को, तो फिर इनमें कई सारे केमिकल्स हैं जो एंटी टर्माइट का काम करते हैं, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है, फंजाई, फंजाई डिकम्पोज कर सकती है वुड को, फिर बैक्टीरिया भी ग्रोथ कर सकते हैं, और थर्ड हो गया आपके कोई इफेक्ट नहीं होगा। साथ में इतने सारे सब्सटेंस डिपॉजिट हो गए, कई सारे ऑयल्स वगैरह भी हैं, तो पानी का जाने की जगह तो वुड होती है, कैसी होती है? वाटरप्रूफ। आपने सुना होगा कई बार वाटरप्रूफ प्लाईवुड आजकल, तो वो प्लाईवुड किससे बनती है? हार्डवुड से बनती है। तो ये बेस्ट क्वालिटी की वुड होती है, ये वाटरप्रूफ है, एंटी टर्माइट है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, डिफरेंट एंटीसेप्टिक एंटी प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की वुड होती है, इसलिए वुड की स्टडी को एक पॉइंट लिखा हुआ है आपकी नॉलेज के लिए, जाइलोटॉमी बोलते हैं, मॉड्यूल में देखें, मिल गया बेटा। अब आते हैं किस पर? फुट पर। अब आपको पता है सैप का मतलब होता है वो मिनरल्स, तो ये क्या करता है? कंडक्शन करता है, इसीलिए इसका काम क्या हो गया बेटा? कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसीलिए इसको क्या बोला है? सैप। और इसको लिविंग मान के लिए एक और वर्ड आता है एल्बर्नम। Sapwood is also called alburnum. Heartwood is also called duraman. तो फिर इस हार्टवुड का काम क्या हो गया बेटा? हार्टवुड जो है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। आप देखते हैं प्लांट इतनी हाइट तक ग्रो कर जाते हैं, कितनी हाइट होती है प्लांट की, और इतने हाइट तक वो ग्रो कर जाते हैं, गिरते भी नहीं है, क्योंकि प्लांट बॉडी में हार्टवुड के फॉर्म में उस बॉडी के अंदर एक पिलर बन जाता है, और ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हार्टवुड का ये काम होता है, ठीक है। अब कभी कभी आप ऐसी जगह जाते हैं जब बहुत सारे ट्री हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी गार्डन में चले गए, बहुत बड़ा गार्डन है, किसी नेशनल पार्क या सेंचुरी में चले गए, बहुत सारे ट्री हैं, तो आपने कई बार ऐसा ट्री भी देखा होगा जिसके अंदर एक होलो कैविटी बन जाती है। देखा है बेटा? होलो कैविटी बन जाती है। कई बार हम बेनियान या बरगद का ट्री देखते हैं, नीम का ट्री देखते हैं, पीपल होता है उसमें ऐसी होलो कैविटी। ये कब बनेगी? जब प्लांट थोड़ा ज्यादा एज का हो जाएगा। अब ये होलो कैविटी बनी, प्लांट डेड नहीं है, लिविंग है। उसका कारण क्या है? अगर होलो कैविटी बनती है तो क्या ब्रेक हुआ? हार्टवुड। तो हार्टवुड को तो हम वैसे ही क्या मान रहे हैं? डेड मान रहे हैं, ठीक है। तो फिर हार्टवुड, हाँ प्लांट वीक जरूर हो जाता है, लेकिन आपको पता है अभी क्या है? सैपवुड है। सैपवुड से क्या हो रहा है? इसलिए प्लांट डेड नहीं होगा, लेकिन वो वीक जरूर होगा, क्योंकि ये कॉलम जो है वो हो गया। तो कई बार प्लांट में लंबे टाइम तक फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है
ये डिकम्पोज हो जाता है और उसके अंदर ऐसी होलो कैविटी बन जाती है। और जब होलो कैविटी बनती है और हम ऐसे प्लांट को देखते हैं तो आप देखें बहुत अच्छे से उसके अंदर इतनी बड़ी कैविटी बन गई है, आप भी जाकर बैठ सकते हैं, है ना बेटा। लेकिन बोलते हैं कि वहां मत जाना, वहां क्या हो सकता है, स्नैक हो सकता है, सांप, देखा है बेटा आपने, या अजगर हो सकता है। वेरी गुड, नहीं सुना, सुन ले। क्योंकि प्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, वहां बहुत सारी बर्ड्स होती है और स्नैक क्या करते हैं, बर्ड्स को के एग्स या बर्ड्स को खाने के लिए ट्री पर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या पढ़ लिया हमने, हार्टवुड और सैपवुड। आगे चले, चले। हार्टवुड सैपवुड दोनों को इंपॉर्टेंट करें, एनसीईआरटी से और मॉड्यूल से जितना लिखा हुआ उसको एक बार फटाफट से पढ़ लें, जल्दी से पढ़ें। थोड़ी देर मिलती है तो क्यों ना नेक को आराम दे दिया जाए ना। आगे चलते हैं बेटा, मॉड्यूल में देखें वुड के बारे में कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है ना बेटा। लेकिन उसके पहले हम देखें मॉड्यूल में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उन पॉइंट को देखते हैं। वैसे तो अपन ने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी देखें बेटा, ये हमेशा हमने रेड कलर से क्या बनाया है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे समझ गए आप। और वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ क्या बनती है, सेकेंडरी जाइलम, देखें। और ये नई बात नहीं है बेटा, 3 रिंग बनी हुई है ना बेटा। हम इसको क्या बोल सकते हैं, SX1, SX2, SX3, सेकेंडरी जाइलम 1, सेकेंडरी जाइलम 2, वेरी गुड। बाहर की तरफ क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, और वेरी गुड। और ये देखें हमने ग्रीन कलर से फ्लोएम, यस, इनको भी हम डोमिनेट कर देते हैं। ये वाला हो गया SP1, SP2, वेरी गुड। ये कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये सेकेंडरी फ्लोएम 1, सेकेंडरी फ्लोएम 2। अब आप मुझे बताएं सबसे नया, सबसे न्यू, सबसे यंग सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कौन सा होगा, ये सबसे यंग होगा, ये न्यू है या यंग है ना बेटा, ओल्ड, वेरी गुड, है ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये सबसे पहले बना था, ये उसके बाद, और ये सबसे बाद, सबसे पहले कौन बना, ये। अच्छा, जाइलम के डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3, है ना बेटा, क्योंकि डेवलपमेंट वही लिखेंगे पहले जो आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते थे बेटा, अपन ने तो SX लिखा है, वहां ABC और जाइलम का डेवलपमेंट का सीक्वेंस पूछते थे। अब यहां बताएं सबसे ओल्ड कौन सा है, SP3, और सबसे न्यू कौन क्या है बेटा, यंग है, यही तो लिखा हुआ है। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड, वो पहले कभी नए भी थे, है ना बेटा।
अब ये मत बोला, मैं भी पहले छोटा ही था। अरे बेटा, और अब धीरे धीरे तो एज बढ़ती जाती है, आपकी भी लगातार एज बढ़ रही है ना बेटा। अब हम क्लास हमने स्टार्ट करी थी 10 o'clock पर, है ना। चलिए 10:05 पे स्टार्ट करी थी, अब घूम के वापस हम 10:05 पे थोड़ी जा सकते हैं, क्योंकि एज लगातार बढ़ रही है। अब पढ़ें जरा तीनों पॉइंट। पढ़ लिया। हमेशा वेस्कुलर कैम्बियम से जस्ट बिलो न्यूली फॉर्म, जस्ट अबव न्यूली फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम होता है। ठीक है। एक पॉइंट और है, मान लीजिए ट्री है, उसका ये डायमीटर है, तो फिर यहां पर क्या है बेटा, हर्टवुड। अब जब उसकी एज बढ़ी तो डायमीटर तो बढ़ेगा, सही, क्योंकि क्या हो रही है। हाँ, तो अब देखिए, अब किसका एरिया बढ़ गया, हार्टवुड का। तो जब प्लांट की एज बढ़ेगी तो एरिया ऑफ हार्टवुड भी बढ़ेगा, हाँ या ना। वेरी गुड। एज बढ़ती जाती है तो आ जाता है। हाँ, कमर का गिर रहे थे, बढ़ गया ना, बढ़ता रहता है। हाँ, एक्सरसाइज से कम कर लो, वेरी गुड। खा भी कम लो। अब थोड़ी थोड़ी देर में तो आपको वेपर्स चाहिए, हाँ नहीं चाहिए। डज फॉर्मेशन ऑफ हार्टवुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ वाटर कंडक्शन। क्यों होगा बेटा, वाटर कंडक्शन की एफिशिएंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैपवुड है बेटा। यशस्वी, पोजीशन ऑफ ओल्डेज सेकेंडरी फ्लोएम बता दिया बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। एल्बर्नम, क्या कहते हैं एल्बर्नम को बेटा, सैपवुड ही बोलते हैं, सैपवुड को एल्बर्नम बोलते हैं। आगे चले, चलते हैं। हाँ, अब कुछ वुड के बारे में दिया हुआ है बेटा मॉड्यूल में, देखिए। अब देखो, वुड का क्लासिफिकेशन तो बहुत लार्ज होता है, लेकिन हमको कुछ एक पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है। अ, आपको पता है जिम्नोस्पर्म और क्या था, वेसल्स का। हाँ, बोल तो बोलो। और वेसल्स का मतलब पोर, क्योंकि वेसल्स के एंड पर क्या थे, पोर थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म की वुड को हम बोलेंगे नॉन पोरस, क्योंकि वेसल्स नहीं होती। और एंजियोस्पर्म की वुड को बोलेंगे पोरस, क्योंकि क्या होती है, वेसल्स होती, और वेसल्स होती हैं तो क्या होते हैं, पोर होते हैं। ये दो वर्ड मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा ध्यान रखें, इन केस कभी कोई वर्ड आ जाए तो हम, ऐसा नहीं हो कि हमने पढ़ा ही नहीं, अननोन। तो देखिए वहां पर मॉड्यूल में जो एक बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ वुड के बारे में, नीचे आए, उसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पे क्लासिफिकेशन ऑफ वुड, लिखा है ना बेटा, नॉन पोरस वुड और पोरस वुड। तो जिम्नो की वुड को हम नॉन पोरस बोलते हैं, बिकॉज वेसल सब्सेंट होती है, और एंजियोस्पर्म की वुड को हम बोलते हैं पोरस। अब अगर, तो वुड के क्लासिफिकेशन के दो क्राइटेरिया है, एक तो है अमाउंट ऑफ जाइलम, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस वर्ड वापस लेता हूं मैं, अमाउंट ऑफ पेरेनकाइमा। तो अमाउंट ऑफ पेरेनकाइमा के बेसिस पर टू वर्ड्स दिए हैं मॉडल में, देखें, फर्स्ट लिखा हुआ है मैनोजाइलिक, सेकंड लिखा हुआ है पिक्नोजाइलिक। मैनोजाइलिक वुड वो होती है जिसमें पेरेनकाइमा का अमाउंट ज्यादा होता है। अब पेरेनकाइमा क्या है,
जब लिविंग टिश्यू ज्यादा होगा तो आपको पता है वो वुड उतनी उतनी हार्ड नहीं होगी, ठीक है, उतनी डेंसिटी नहीं होगी। फिर देखें पिक्नोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक जिसमें पैरेन्काइमा का अमाउंट कम होता है। दोनों में एग्जाम्पल जिम्नो के ही है ना बेटा, ऊपर साइकस है और नीचे पाइनस। आपको पता है पाइनस की वुड को पाइन वुड बोलते हैं, बहुत मजबूत होती है पाइनस की वुड, अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है। हिली एरिया में तो घर बनाने के लिए जो लेंटर डालते हैं वो भी पाइन वुड के डाल देते हैं। इवन जो बड़े बड़े शिप बनते हैं, जो ट्रेन के कोचेस बनते हैं, उनमें भी नीचे जो फ्लोर होती है वो किसकी होती है, पाइन वुड की होती है। कभी आजकल तो रेलवे लाइन के जो ट्रैक होता है उसके बीच में जो लेंटर डलते हैं अब तो सीमेंट और कंक्रीट के होते हैं, वुड के होते थे। और वो वुड कौन सी होती थी, पाइन वुड होती है। बहुत ज्यादा ऑयल होता है इसमें, बहुत ज्यादा रेजिन कैनाल्स होती है पाइन वुड। आगे चलते हैं नॉन पोरस वुड। देखिए नॉन पोरस वुड में क्या लिखा हुआ बेटा, जिम्नोस्पर्म, मोस्टली जिम्नोस्पर्म वेसल सब्सटेंट होती है। और पोरस वुड किसमें होती है, एंजियोस्पर्म। अब किसी भी से हमको ध्यान नहीं रखना, जो पोरस वुड है फिर से उसको टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस। रिंग पोरस क्यों बोलते हैं, एक अरेंज होती है। और डिफ्यूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेसल स्कैटर्ड होती है। कोई नहीं पूछता हमसे, लेकिन फिर भी हमने ये दो वर्ड जरूर ध्यान रखने, रिंग पोरस और नॉन पोरस, ठीक है। अब कुछ प्लांट के एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, लिखा हो ना बेटा, डल बोलते हैं, शीशम लिखा हुआ है, शीशम सुना है आपने, शीशम की वुड भी बहुत स्ट्रांग होती है। और एक प्लांट और लिखा हुआ है नीम, लिखा है, क्या लिखा है, एजार्डिरेक्टा इंडिका। अब इनको इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है, और कोई नहीं पूछता है कि ये कौन है, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। और थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है मोस्ट ड्यूरेबल वुड, यहाँ लिखा हुआ है टेकोमा ग्रैंडिस। आपको पता है टेकोमा टीक को बोलते हैं, टीक वुड, और टीक वुड जो होती है वो सागवान होता है। सागवान बेस्ट क्वालिटी की वुड होती है अपने आप में। कभी हम सागवान के फर्नीचर लेने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, हल्की होती है और स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए जो घर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो डोर है और जो विंडो है उनके डोर भी किसके बने हो, सागवान के, क्योंकि ये पानी का इफेक्ट बहुत कम होता है इस पे, और लाइट जो है धूप उसका भी इफेक्ट कम होता है, और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस पे अटैक नहीं करते, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आता आया था, आप में से किसी ने पूछा भी था कि कौन सा पेयर सुटेबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, उसमें टीक वर्ड था, है ना बेटा। तो टीक जो है वो कौन सा होता है, एंजियो के लिए आता है, सागवान के लिए। तो हम इन जनरल याद रख सकते हैं टीक वुड, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, हमने सेकेंडरी ग्रोथ किस में पढ़ लिया बेटा, स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकंड नंबर, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। यहां कौन बनेगा, यस, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कोई प्लांट बॉडी है, स्टेम, और स्टेम में क्या बना था, हाँ स्टील तो बना ही था, इसको क्या बोला था, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ टिश्यूज बने। आपको पता है बाहर क्या बनता है, सेकेंडरी फ्लो, अंदर क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम। ये हमको पता लग गया। ज्यादा कौन बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। जब सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता जाएगा तो प्रेशर किसका लगेगा, सेकेंडरी जाइलम का। जब ज्यादा बन रहा है तो इसका बनने से, इसके इकट्ठे होने से प्लांट बॉडी में
अंदर से बाहर की तरफ, सेंट्रल से पेरिफेरल, प्लांट बॉडी में एक प्रेशर फील होता है, ठीक है। और इस प्रेशर के फील होने से, आपको पता है प्रेशर फील हो रहा है, तो फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, पहले की जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो लेयर्स हैं वो फट जाएंगी, क्योंकि लगातार प्रेशर फील हो रहा है। और जब लगातार प्रेशर फील हो रहा है तो फिर ये लेयर्स फट जाएंगी। ये लेयर्स रप्चर हो गई तो प्लांट बॉडी को क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लिविंग सेल्स में इन्फेक्शन करके यहाँ पर प्लांट को और डिजीज कर देंगे। तो एक तो प्लांट बॉडी सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है और उसके कारण जो है डिजीज, प्लांट वीक हो जाएगा और प्लांट बहुत वीक होके उसकी डेथ हो जाएगी, गिर जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए प्लांट को बाहर की तरफ एक डेड होती है। ये डेड लेयर प्लांट की जो सेल्स है उसको रप्चर होने से बचाती है। ये जो बाहर की तरफ डेड लेयर है इसी को बोलते हैं कॉर्क या फैलम। और इसको बनाने के लिए ही एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, उन हाइपोडर्मल सेल्स की एक्टिविटी से यहीं पर क्या बन जाती है, कॉर्क कैम्बियम। यहां पर कॉर्क कैम्बियम बन गई और इसीलिए कॉर्क कैम्बियम जो है बाहर की तरफ एक डेड कवरिंग का फॉर्मेशन करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्क। और जब डेड लेयर बन गई तो अब प्लांट बॉडी की जो लेयर्स का रप्चर होने का प्रोसेस है वो जो है वो नेकेड नहीं होंगी, इसलिए एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्लांट सबसे पहले स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ करता है और उसके कुछ टाइम बाद ही एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है। क्योंकि लगातार हमने देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ होने से एक अंदर से बाहर हो रहा है, डेफिनेट सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो सारे के सारे उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी टिश्यू आ जाएंगे। बिल्कुल यहां से यहां तक सेल्स डेड होती जाती हैं, से रिमूव भी होती जाती है बार्क के। हमारी बॉडी में भी यही यही होता है। हम जो हमारी स्किन देखते हैं, सबसे लोअरेस्ट जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम बोलते हैं ना। लगातार सेल्स वहां से बन रही है और ऊपर की तरफ आते आते केराटिनाइजेशन हो जाता है और सेल डेड होकर हमारी बॉडी से रिमूव होती रहती है। प्लांट बॉडी में भी यही होता है, क्योंकि अंदर से ग्रोथ हो रही है तो फिर अंदर से प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर से बाकी की लेयर्स भी रप्चर हो सकती हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होती है और वहां की सेल डी डिफरेंशिएटेड होकर उन्होंने किसका फॉर्मेशन कर दिया, कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क बिल्कुल ऐसे ही है जैसी हमने वेस्कुलर कैम्बियम की सेल्स देखी थी। ये अपने बाहर और अपने अंदर की तरफ न्यू सेल्स बनाएंगी, देखिए। और ये देखिए बाहर की तरफ सेल्स बनती जा रही हैं और ये सेल्स डेड होती जा रही हैं। तो फिर अब प्लांट बॉडी में बाहर की तरफ एक डेड सेल्स की लेयर बनती जा रही है, डेड लेयर्स बनती जा रही हैं, अब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएंगी। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने के लिए ही एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो क्या हुआ, कौन सी सेल्स, हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल्स में कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन से क्या बन गया, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का एक नाम और है फैलोजन। हाइपोडर्मिस को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने देखा था कॉर्टेक्स 3 रीजन में डिफरेंशिएटेड होता है, आउटर कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स जनरल कॉर्टेक्स हो गया, इनर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। तो इनकी सेल्स कैसी होगी, डी डिफरेंशिएट।
और डी डिफरेंशिएटेड होकर उसने क्या बना दिया, कॉर कैम्बियम। हमको पता है कॉर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम का एक एग्जांपल्स है, इसको हमने पढ़ा था। अब इसकी एक्टिविटी, अब हमारे पास दो कैम्बियम बन गई बेटा। कौन कौन सी कैम्बियम बनी, एक तो अभी अभी हमने वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ा था, दूसरी कैम्बियम कौन सी बन गई, यस देखिए बेटा कॉर्क कैम्बियम बन गया। दोनों का कंपैरिजन देख, अभी अभी हमने पढ़ा था कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर ज्यादा हो, इनर साइड, मोर एक्टिव इनर साइड, पढ़ा था बेटा। तो सेकेंडरी जालम ज्यादा बनता है। अब एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का काम क्या है, बाहर थिक डेड लेयर बनाना, तो फिर इसकी एक्टिविटी कहां ज्यादा होगी, आउटर साइड पर। कॉर्क कैम्बियम मोर एक्टिव ऑन आउटर साइड, ये हम भी देख लिया। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर एक्टिव है ज्यादा, तो ये बाहर एक्टिव, ठीक है। और देखते हैं कैम्बियम की एक्टिविटी, हमने देखा था स्प्रिंग सीजन कैसा था बेटा, मोर एक्टिव, ठीक है। ये उल्टा है, विंटर या फिर ऑटम में ये मोर एक्टिव होती है, ठीक है। एक बार वेस्कुलर कैम्बियम बन जाती है तो ऑलवेज एक्टिव होती है प्लांट बॉडी में टिल डेथ तक, ऑलवेज लाइफ लॉन्ग कैसी होती है ये, एक्टिव, हमेशा के लिए, बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसकी एक्टिविटी 1 ईयर, एक्टिव फॉर 1 ईयर, अगले साल दोबारा नई कॉर कैम्बियम को बनाया जाएगा। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं बताया है ना, मैंने तो कंपैरिजन किया है और कैसे क्या बना और क्यों हो रहा है वो मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक का स्मॉल पीस लिया, जिसको हम डायग्राम में ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा बना देंगे और देखते हैं ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। यहां से यहां तक का, ये देखिए बेटा, ये कौन सी लेयर बना दी मैंने, ये वाला लेयर लिया ना बेटा, ये छोटा सा स्मॉल पीस लिया, यहां से ये लिया, इसको हम लेके गए और इसको हमने ऐसे कर दिया, समझ में आ रहा है, इसको ऐसे कर दिया। तो फिर ये सबसे बाहर कौन सी लेयर है बेटा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर थी ना बेटा, इसमें क्या हुआ, क्या बन गया, ये लीजिए कॉर कैम्बियम बना दिया, ये कॉर कैम्बियम बना दिया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कॉर कैम्बियम कपल ऑफ लेयर की होती है, कपल ऑफ लेयर का मतलब क्या हो गया, 2 लेयर बाई लेयर, जबकि वेस्कुलर कैम्बियम कैसा था, सिंगल लेयर, ठीक है। तो ये क्या बना बेटा, सी सी बोले तो, और प्यार वाला नाम कौन सा है, मतलब फेलोजन, छोटे छोटे निकनेम हो जाता ना, इसका नाम क्या नाम है बेटा, क्या हो गया तेरे को, एनाटॉमी ज्यादा पढ़ ली क्या, अच्छा ठीक है, फेलोजन है ना बेटा। अरे बालिका टाइम है अभी, थोड़ा टाइम है ना। कॉर कैम्बियम को क्या बोला है, फेलोजन। अब देखिए इसकी सेल्स आपको बताया बिल्कुल वेस्कुलर कैम्बियम की तरह होती हैं, और वही पूरी लेंथ वाइज न्यू सेल्स अंदर और बाहर कट ऑफ हो रही है, तो डिवीजन यहां भी कौन सा होगा, पेरिक्राइनल, ठीक है। तो देख सकते हैं बेटा, यहां पर और यहां पर सेल्स बनेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं बाहर वाली सेल्स को, बाहर वाली तरफ इधर जो सेल्स बन रही हैं इस जगह, ठीक है, ये सेल्स धीरे धीरे डेड हो जाती हैं, क्योंकि इन सेल वॉल पर डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन हो जाता है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन
ये सेल्स कैसी होगी बेटा? डेड। और इन्हीं डेड सेल्स को क्या बोल देते हैं बेटा? कॉर्क। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? कॉर्क। कॉर्क का ही एक नाम और है, क्या बोलेंगे? फैलम। अब देखिए, आपको पता है हाइपोडर्मिस के नीचे कौन सी सेल्स थी? प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जनरल कॉर्टेक्स थी। हाँ थी ना? तो फिर अब इनसे नीचे की तरफ जो सेल्स, वो सेल्स किसमें रीडिफरेंशिएटेड होगी बेटा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक नाम और है, क्या बोलते हैं? फैलोडर्म। आपको पता है इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। तो कॉर्क भी एक एसपीटी है। एसपीटी बोले तो वेरी गुड। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी क्या है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये कॉर्टेक्स की सेल बिल्कुल किसकी तरह होंगी? जनरल कॉर्टेक्स की तरह। आपको पता है जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा है, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, हो सकता है, तो यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है। और इनका काम क्या होगा? फूड स्टोरेज। ये लिविंग सेल्स है। अब देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ हुई तो फिर कौन कौन सी लेयर बन? फैलोजन और फैलोडर्म। बाहर से अंदर चल रहे हैं तो फैलम। फिर क्या बना? फैलोजन। फिर क्या बना? फैलोडर्म। ठीक है बेटा, इन तीनों को कलेक्टिवली भी क्या बोल सकते हैं? पेरिडर्म। पेरिडर्म जरूर ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है पेरिडर्म। फैलम का एक नाम और क्या है? कॉर्क। फैलोजन का और क्या है? बोल दो तो सही। फैलोडर्म का एक नाम और क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब कंफ्यूजन हो तो हम एक बार देखिए, जन आ रहा है, फैलोजन। जन का मतलब होता है जनरेट, बनाना या जनरेट करने की कैपेसिटी किसके पास होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो कॉर कैम्बियम को क्या बोला है? फैलोजन। डर्म। डर्म आपको पता है हमारी स्किन में ऊपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे डर्मिस। एनिमल में, एनिमल की बात करें ना, तो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है। और प्लांट बॉडी में एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का। तो फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लिए क्या आया है? फैलोडर्म। तीनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। बेटा देखो, अगर पहली बार सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो एपिडर्मिस वहां पर सरवाइव कर सकती है, लेकिन फिर से अगर लॉन्ग टाइम तक सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो बेटा प्रेशर कॉर्क का पड़ रहा है, तो एपिडर्मिस तो कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट हो गया ना बेटा। तो वो एक डिस्कनेक्ट सेल्स कितने टाइम तक लिखी रहेगी? जैसे हमने बोला कि हमारी बॉडी में डेड सेल्स लगातार बॉडी से रिमूव होती रहती है, तो प्लांट बॉडी में भी ये होता रहता है। यस बेटा, हाँ, बार्क के फॉर्म में डेड टिश्यू निकलते रहते हैं। और डेफिनेटली जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, प्रेशर लगातार हो रहा है, तो सारे के सारे प्राइमरी जो टिश्यूज हैं उनका फ्यूचर, उनको डेड होना ही है। तो ये हमने इसकी एक्टिविटी देख ली। ठीक है, ऑफ कर दें। एक प्लांट है जिसका नाम मॉडल में लिखा हुआ क्यूरिकस सुबर, देखें, क्यूरिकस सुबर, जिसको ओक बोलते हैं। आजकल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी मॉडल में लिखा है तो हम पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं सब चीजें। इस प्लांट का कॉर्क बहुत सॉफ्ट होता है और इसलिए इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉर्क ऑब्टेन होता है। कमर्शियल कॉर्क इसको यूज करते हैं। आपने कई बार केमिकल या केमिस्ट्री की लैब में कुछ ग्लास की बोतल्स का पीसी उसका कैप के फॉर्म में होता है, एग्जैक्टली उसको भी हम कॉर्क ही बोलते हैं। तो जो बोतल्स हैं उनकी जो कैप है वो कॉर्क की बनी होती है। कॉर्क आपको पता है वाटर और एयर के लिए इम्परमेबल होता है। तो एयर टाइट जो बोतल है, अगर उसको एयर टाइट बनाना है तो उसमें किसकी कैप की, ताकि वो जो केमिकल्स है बहुत लंबे टाइम तक
सही रहे, क्योंकि मॉइस्चर उसमें एंटर ना करे। तो बोतल के जो के बने होते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी हम इसको देख सकते हैं। फिर अब देखते हैं बेटा कि कॉर कैम्बियम तो केवल 1 ईयर तक एक्टिव है, और वो एक्टिव कैसे रह सकती है, क्योंकि लगातार अंदर से प्रेशर आ रहा है। ठीक है, हाइपोडर्मिस बेटा, जब लगातार प्रेशर आता है तो हाइपोडर्मिस कॉर कैम्बियम के बनने से पहले ही वो टूट जाती है, क्योंकि तो बहुत सॉफ्ट सेल्स हैं। तो यहां पर कॉर कैम्बियम पहले से ही पीसेस के फॉर्म में बनती है। ठीक है, तो वो सरवाइव कर भी नहीं सकती, क्योंकि लगातार अंदर से प्रेशर आता है सेकेंडरी जाइलम का, इसलिए 1 ईयर तक सरवाइव करती है। हम देखते हैं यहां पर, हमने बोला था ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर थी बेटा? हाइपोडर्मी। हाइपोडर्मिस से क्या बना? कॉर्क कैम्बियम, है ना बेटा, ये कॉर्क कैम्बियम बना। कॉर्क कैम्बियम को हमने क्या लिख दिया? सी। ठीक है, अब देखिए इसने बाहर की तरफ सेल्स बनाई, और वो सेल बेटा कॉर्क में, देखते जाए इधर। तो फिर अब डेड लेयर, ये डेड लेयर बन, और धीरे धीरे ये क्या होगी? डैमेज हो गई, यानी अब इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, ये पूरी की पूरी कॉर्क में कंप्लीट। नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आएगा, फिर से सेकेंडरी ग्रोथ करनी है एक्स्ट्रा स्टीलर, तो अब हाइपोडर्मिस तो नहीं है, तो अब कौन बचेगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स तो नीचे है बहुत, इसके जस्ट नीचे कौन सी है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो फिर इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स से क्या बनेगी बेटा? न्यू कॉर्क कैम्बियम, यानी नई कॉर्क कैम्बियम पहले वाली से नीचे की तरफ बनेगी। इसने भी क्या करा? बाहर की तरफ सेल्स बनाई, वो सेल्स भी किस में कन्वर्ट हो गई? कॉर्क में। तो फिर अब देखो, बाहर डेड लेयर का अमाउंट बढ़ गया। ठीक है, अब ये भी 1 ईयर तक ही एक्टिव हुई, फिनिश हो गई। इसने जितना कॉर्क बनाना था कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर फिर से क्या करना है? एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, तो क्या बनाना पड़ेगा? अब भी लिविंग सेल कौन सी है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो फिर अब भी नई वाली कॉर कैम्बियम किनसे बनेगी? वेरी गुड। अब इससे भी बाहर क्या बन गया? और देखो बाहर की तरफ क्या बनता है? लेयर की थिकनेस बढ़ती जा रही। यही तो प्लांट की रिक्वायरमेंट थी, कि बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। ठीक है, तो अब देखो इसके बाहर इनर मोस्ट कैम्बियम, कोर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यूज हैं वो डेड हो गए। मॉड्यूल में देखें, इसी को बोलते हैं राइटिडोम। लिखा हुआ बेटा राइटिडोम। एग्जैक्टली राइटिडोम किसके लिए आता है? आउटर बार्क के लिए आता है। आउटर बार्क डेड। ठीक है, मॉड्यूल में देखें, चल लेंटिकल्स लिखा हुआ, जस्ट उसके ऊपर लिखा हुआ ऑल द टिश्यू विच अकर्स, मिल गया, आउटसाइड ऑफ इनर मोस्ट कोर कैम्बियम, कलेक्टिवली कॉल्ड एज राइटिडोम। राइटिडोम आउटर बार्क के लिए आता है, और ये कैसा होता है? डेड। ठीक है, यहां तक का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। कुछ पॉइंट जिसको हम, साउंड नहीं आ रहा बेटा, साउंड क्यों नहीं आ रहा? साउंड तो आ रहा है बेटा, यहां है। यस बेटा, सागवान हैज ए ग्रेट डिमांड इन कमर्शियल। सही बेटा, इसलिए बहुत सारी कंपनीज ने जो है लैंड परचेस कर ली। आज से 15 या 20 इयर्स पहले की बात बता रहा हूँ बेटा, और उन्होंने लैंड परचेस करके सागवान के प्लांट को प्लांटेशन कर दिया। सोचिए 8 to 10 इयर्स में वो प्लांट जो है बहुत सारा अच्छा वुड बना लेता है। तो आफ्टर 10 इयर्स जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उसका बहुत अच्छा अमाउंट में अर्निंग हो जाता है। तो एक सोर्स ये भी है कि अगर हमारे पास लैंड है तो हम सागवान के प्लांट लगा सकते हैं। इसलिए फार्मर को बोलते हैं कि जो आपने फार्म बनाया है या जो आपका खेत है, फील्ड है, उसके चारों तरफ आप जो है लगाएं, और जिनकी वुड कमर्शियली यूज होती है, कॉस्टली होती है, तो फार्मर को 4-5 सालों में उन वुड्स को बेचकर भी अच्छी अर्निंग हो सकती है ना बेटा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो हम
नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, है ना बेटा? हाँ, मतलब अगली क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा।